आप भारत के गौ संरक्षण के बारे में क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि भारत के गौ संरक्षण और खाली गौ संरक्षण ही क्यों और दूसरे जीवों का संरक्षण क्यों नहीं? देखिए, बात जब गौ संरक्षण की आती है तो हमें हर चीज को ना डिटेल में समझने की जरूरत होती है। किसी भी चीज को कि हर प्राणी का अपना अपना उद्देश्य जीवन का है और आयुर्वेद के हिसाब से हमारी चीजें चलती हैं। जब आप आयुर्वेद में जाते हैं तो शरीर वात पित्त कफ पे काम करता है, तो उसी से हिसाब के आपके शरीर के लिए क्या बेटर है, ये हमारे ऋषियों ने मुनियों ने पहले से सब चीजें हमारे ग्रंथ में दी हैं, जिसे आयुर्वेद ग्रंथ के नाम से जानते हैं सब। तो उसमें हमारे पास 13 तरह के जीव हैं, जानवर हैं, जिनके दूध को पिया जा सकता है। और जैसे भैंस एक है, उसमें से हथनी है, ऊँटनी है, घोड़ी है, सबके लिए बकरी है, भेड़ है। तो इन जीवों के दूध को पर्टिकुलर किस बीमारी में लिया जाना चाहिए, तो उसका एक प्रमाण है। किस अवधि तक लिया जाना चाहिए, ये भी प्रमाण है। इसमें अगर आपको मैक्सिमम समय अपने आप को स्वस्थ रखना है तो देसी गाय के दूध की बात हुई है, जिसमें उनकी ब्रीड बताई गई है कि किस किस ब्रीड को अपन देसी गाय बोलते हैं। तो वो दूध आपके वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। अब एक भैंस के दूध की अगर आप बात करें तो भैंस का दूध वातनाशक, वात को बढ़ाने वाला होता है, जिससे वात यानी शरीर में वायु बढ़ती है, तो कमर का दर्द, घुटने का दर्द, इस तरह की मोटापा, ये जो चीजें हैं, ये भैंस के दूध को अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आएगी। फिर उसका फैट का कंटेंट है कि फैट उसका किस टेम्परेचर पे पचेगा। आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन टेम्परेचर 99 डिग्री के आसपास जो रहना चाहिए, 98-99 के आसपास जो रहता है, उस पे भैंस के दूध का जो फैट है वो मेल्ट नहीं होगा, उसको प्लस चाहिए। इसलिए पहलवानों को या जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए भैंस के दूध के लिए बोला जाता है कि आप भैंस का दूध पियो तो आपको ताकत मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी उसको गाय के दूध पियाना होगा। तो देसी गाय का जो दूध है वो आपके 37 डिग्री सेल्सियस पे वो आपको मेल्ट हो जाता है तुरंत। आप यहाँ अपनी स्किन पे घी रखें, गाय का मक्खन कभी भी रखें, वो तुरंत मेल्ट होना शुरू होगा, भैंस का नहीं होगा। यहाँ से आपकी बॉडी को क्या चाहिए ये समझ के ही आयुर्वेद ने आपको सब चीज़ें बताई हैं, इसीलिए उसको विशेष बताया है। नमस्कार। जैसा कि हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में हैं और ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, साथ में इनका हार्दिक अभिनंदन करता हमारा स्टूडियो। और आज का जो हमारा विषय है वो क्या है कि एक जानवर को कैसे बचाया जाए। कुछ जानवरों को आप घर में पालते हैं और कुछ जानवरों को वही सड़कों पे छोड़ देते हैं। किसी जानवर को आप माँ बोलते हैं और उसी माँ को आप रोडों पे छोड़ दे रहे हैं। तो ये विषय है और इस विषय की जो हम चर्चा करेंगे, हमारे श्री प्रशांत चावड़ी जी हैं जो गौ संरक्षण के बारे में आपसे बात करेंगे। और विषय रहेगा कि भारत में गौ संरक्षण कैसे किया जाए। और इसमें भी कई ऐसे विषय हैं जो कि बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले तथ्य हैं और साथ में क्या है कि लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि गौ संरक्षण को कैसे किया जाए, साथ में कुछ जानवरों को कैसे बचाया जाए। आइए, नमस्कार। ठीक। तो प्रशांत जी ये बताइए कि हम खाली गौ संरक्षण को ही क्यों करें और दूसरे जीवों को संरक्षित क्यों ना करें? नहीं, ऐसा गौ संरक्षण किया जाए ऐसा कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है। हमारे यहाँ आपको सुबह से दिनचर्या एक शब्द है जिसे कहा जाता है, जब भी आदमी निकलता है तो हमारे पूजा पाठ में ही सब जीवों के रक्षण की बात है। जैसे गाय की पहली रोटी सबने कॉमनली सुनी है, लेकिन आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए होती है। तो हमारे यहाँ सबका ध्यान रखा जाता है, चाहे चींटी के लिए आटा डालना हो या फिर पक्षियों के लिए दाना डालना हो। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि पूरे प्राणी को, प्रकृति को, जो माँ पृथ्वी है, उस सार्वभौम जितने भी व्यक्ति, चाहे पेड़ हों पौधे हों, सबका रक्षण के लिए बात हुई है। गौरक्षण विशेष रूप से नहीं हुई है, सिर्फ के गौरक्षण के लिए ही गौरक्षण करना है, बाकी किसी को नहीं बचाना, सबको बचाना है, नेचर को ही बचाना। आपके कहने का मतलब है जैसे भारतीय संस्कृति में जो देवी देवता दिखाए गए हैं, जैसे माँ दुर्गा के पास सिंह है और ऐसे गणपति जी के पास मूसक की सवारी है, कि मतलब ये कहा जाता है कि ये एक जीवों के संरक्षण के लिए चीजें बनाई गई है। जी जी जी, ठीक है। और ये बताइए आप, जैसे जो
हम बात कर रहे हैं अभी, मान लीजिए किसी भी जीव जंतु के चमड़े की चमड़ा व्यापार होता है। हमारा एक समुदाय है, चर्मकार समुदाय है, जो कि मतलब विशेषता है, कई हजार वर्षों से चला आ रहा है कि कुछ ना कुछ, कोई जैकेट पहनता है, कोई जूते पहनता है, कोई पर्स है, कुछ है। तो क्या है कि इस चीज को हम कैसे अपना सकते हैं या झुटला सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं, जो ऋषि मुनि लोग बोलते हैं कि चमड़े की वस्तु उपयोग नहीं करनी चाहिए, पर कई जगह देखा जाता है कि बागंबर खाल ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे? देखिए, ये आधुनिकरण की भेंट चढ़ी है काफी चीजें ना। तो आदमी क्या कर रहा है कि अगर आप उसे ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भाई वो उससे बचे, तो उसने कहा कि भाई चमड़ा मेरे यहाँ वर्जित है। तो हर किसी की अपनी, जैसे जैन जो संस्थान जो धर्म है, जैन धर्म में किसी भी प्रकार की हिंसा से वो मना करते हैं। दही तक खाने के लिए वो मना करते हैं कि भाई आप दही भी मत खाओ। तो आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो आध्यात्मिक है, वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर ही ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारे जितना भी है चमड़े का जो व्यापार है, भाई जैसे आरक्षण पे ही हमारा पूरा का पूरा जो जाति है उसी हिसाब से बनी हुई है। जैसे कुम्हार को ही अधिकार है, कुम्हार के परिवार को अधिकार था बर्तन बनाने का मिट्टी के। लोहार के परिवार को ही अधिकार है लोहे से बनने वाली चीजें बनाने के लिए। चर्मकार को ही अधिकार है चमड़े से करने वाले व्यापार के लिए। क्षत्रिय को ही अधिकार है देश और समाज की रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण को ही अधिकार है पूजा पाठ पद्धति को पूरी तरीके से चलाने के लिए, पुरोहित बनने के लिए। उन्हीं को ये अधिकार दिए गए हैं। तो इस अधिकार क्षेत्र से सबको संरक्षित करके सबका विकास करने के लिए ही हमारी ये परंपराएं सब बनी हुई हैं। जैसे अगर आप कहें कि भाई कोई कहता है कि चमड़े की बेल्ट पहन के मंदिर में ना है, उसी मंदिर में हमने ढोल भी तो रखा हुआ है, ढोलक भी तो उसी मंदिर में बजता है, नगाड़े भी तो वहीं पे बज रहे हैं ना। तो ये लोगों ने आज के परिवेश के हिसाब से चीजें बदली गई हैं, भ्रांतियां बहुत ज्यादा फैल गई हैं। उन भ्रांतियों को कंट्रोल तभी किया जाता है जब व्यक्ति शिक्षित होगा, पूर्ण रूप से इन चीजों का ज्ञान लेगा, डीपली उस नॉलेज को लेगा, तभी वह समझ पाएगा कि क्यों भैंस का चमड़ा लेना है, क्यों कहाँ हिरन का चमड़ा था या कहाँ बकरे की चमड़े का इस्तेमाल किया गया, और उसको किस उस पे किसी जीवित प्राणी की हत्या कर कभी भी चमड़ा निकालकर चर्मकार ने कार्य नहीं किया। उसकी मृत्यु के बाद जो स्वाभाविक मृत्यु उसकी होती है उसकी उम्र के हिसाब से, उस पे ही उसी चमड़े पर वो काम करते रहे। जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि ये चमड़े के एवज पे कोई दूसरा प्रोडक्ट, कोई दूसरा उत्पाद मार्केट पे ला रहे हैं। आजकल देखा जाता है कुछ लोग वेगन, कुछ फैक्ट्रियां वेगन को प्रोडक्ट कर रही हैं कि वेगन उत्पाद को बढ़ावा दे रही हैं कि वेगन जो है मार्केट को क्या है अच्छा बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, या ये करेगा वो करेगा, जिससे चर्मकारों का जितना भी कार्य है रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, आज की जो चमड़ा इंडस्ट्री है वो चर्मकारों पे तो नहीं है सिर्फ, उस पर कोई भी, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति जाके उसमें कार्य कर रहा है। वह एक पुराना विषय हुआ कि भाई चर्मकारों के पास वह कम है और कोई काम कर रहा है। जीवों की हत्या कर और उसको निर्दयता पूर्वक निकाल लेना, मान लीजिए जैसे कई बार अलग अलग जगहों पे दिखाया गया है कि जीवित गाय को भाप से, जिसका टेम्परेचर 400, 500, 600 डिग्री तक होता है, उसके जीवित गाय को मारा जाता है कि सॉफ्ट चमड़ा हासिल हो इसके लिए, और उसके ऊपर भाप छोड़ी जाती है, उसे जलाया जाता है एक तरीके से, और फिर उसका चमड़ा निकाला जा रहा है जीते जी ही, उसको बिना मारे। तो ये जो चीज है उस पे वैगन पे जब आप जाते हैं कि भाई आप कैक्टस से या किसी और पेड़ से या किसी प्रकार से इस तरह का कुछ उपयोगी बना पा रहे हैं तो उसको यूज करना है। लेकिन जो उस चमड़े को यूज कर रहा है, क्या वो उस वैगन को यूज करेगा? आम आदमी को नॉर्मली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चमड़ा भैंस का है या पेड़ से बना हुआ है, वो उसको यूज कर लेगा। उसको चीजें अच्छी दिखनी चाहिए, उसके लिए चलने के लायक होनी चाहिए, और उसके लिए पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए। अब किसी की पॉकेट 1 लाख की चीज के लिए भी अलाउ कर दी और किसी की 1000 रुपए की चीज के लिए, तो वो तो डिपेंड करेगा उस पर। जिस प्रकार भारत में इतने ज्यादा दल हैं और इतने ज़्यादा संगठन बने हुए हैं जो कि जानवरों को बचाने के लिए गौ रक्षा दल बना हुआ है, तो जब भी गाय जो है रोडों पे क्यों, अगर मान लीजिए आप लोग गाय पालते हैं या कोई भी व्यक्ति गाय पाल रहा है, उसका दूध निकाला, उसको बाहर छोड़ दिया, तो ये आपके हिसाब से कितना सही है या कितना गलत है? तो ये हमारे दर्शकों को, गाय को छोड़े जाने की प्रवृत्ति का कारण एक विशेष ये है कि गाय एक समय के बाद दूध देना बंद कर देती है।
जिसमें सबसे बड़ी बात कि हमने नंदियों को छोड़ दिया है। हम नंदी पालन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, और समाज में कि हमारा समाज इतना सामर्थ्यशाली है कि बेशक ट्रैक्टर आज की डेट में आ गए हैं, लेकिन यदि हर किसान 2 नंदियों को रखने का प्रण ले ले भारतवर्ष में सिर्फ, तो वो पूरे नंदी समाज को पूरे को बचा सकता है। पहले हर गांव में एक नंदी हुआ करता था, जो जिसे हम सांड कह सकते हैं। बाकी हर घर में बैल होता था, क्योंकि बैल की उपयोगिता थी। बैलगाड़ी से, हल से, कहीं ना कहीं उसको तो सब जितने भी बिजार या सांड हुआ करते थे, उनको बचपन में ही बैल बना लिया जाता था। पूरे गांव में एक नंदी रहता था, और वही उस गांव की सभी गायों के लिए पर्याप्त हुआ करता था। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसमें झूरी के 2 बैलों की कथा। जी, शायद आने वाले समय में कि हम बैल और नंदी महाराज को ही भूल जाए, या मान लीजिए विलुप्त हो जाए ये प्रजातियां, कि ऐसा देखा जा रहा है कि खाली हम उनको किताबों में ही पढ़ेंगे जी, बैल थे, नंदी थे, झूरी के 2 बैल थे, हीरा और मोती, ऐसा कुछ। हाँ, ये ऐसा ही है, क्योंकि आप जब इसमें डिटेल में आप जाते हैं, किसी भी चीज को हम देख रहे हैं, तो बैलों को खत्म कर दिया गया है ना, नस्ल पूरी खत्म हो गई है। और आप देखेंगे तो आज का बच्चा आपको बैल में और सांड में कोई अंतर नहीं बता सकता कि बैल क्या है और सांड क्या है। ये दोनों अलग अलग है, जीव है। जिसको बैल बनाना होता है, उसके अंडकोशों को स्टार्टिंग में ही बधिया कर दिया जाए। उसको बधिया एक शब्द कहा जाता है कि उसको बधिया कर दिया जाता है, और वह एक तरीके से गाय को गर्भधान नहीं करा सकता। उसके अंदर वो भावनाएं खत्म हो जाती हैं, और जो सांड होता है वह गर्भधारण के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी कामों के लिए इसको किया जाता है, जिससे वो शांत भी होता है बैलगाड़ी में बैल। तो आपके कहने के अनुसार कि सरकार को इन सब चीजों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए, खाली ये किताबों में ही नहीं, मतलब इस चीज को प्रैक्टिकल भी करवाना चाहिए, बच्चों को इन सब चीजों को दिखाना चाहिए। समाज को ही स्टेप लेना होगा। अगर समाज नहीं करेगा तो सरकारें कभी भी नहीं कर सकती। जिस प्रकार अभी कुछ बीजेपी के लीडरों ने बोला है, बीजेपी के सांसदों ने बोला है कि गाय और मैथुन में फर्क बता दिया है, और साथ में बोलते हैं कि गाय का मांस नहीं खा सकते, गौ मांस नहीं भक्षण कर सकते, पर मैथुन का खा सकते हैं। जीव तो वो भी है। देखिए, सब जीव हैं। किसी भी जीव की हिंसा कर कर आप उसे अपना भोजन पर्याप्त करें, ये मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, शारीरिक स्थिति से भी उसके लिए सही नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्रथाएं बन गई हैं अलग अलग तरीके की, और प्रथाएं भी अभी जब आप नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, या हमारा जैसे हरियाणा नहीं, नॉर्थ इंडिया में यानी कि हरियाणा पंजाब में देखते हैं, तो हमारे पास उपजाऊ खेती है। हम हर तरह की सब्जी और फसलें उगा सकते हैं, हम खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आपको वेजिटेरियन मिलते हैं। जहाँ समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं, जहाँ खारा पानी है, और वहाँ उनके लिए मछली जैसा भोजन उनका आहार बन गया, मुख्य आहार बना है। कलकत्ता में जब आप जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जब पहाड़ों में वो उतनी खेती नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए जीव जो है भोजन बन गया। सर्वाइवल की एक यूनिटी बन गई कि भाई हमें जीना है तो हमें यही खाना होगा, आसानी से जो मिल पा रहा है, उपलब्ध हो पा रहा है। अब उसी को ये जोड़ देना कि इस जीव को खाना सही है, इस जीव को खाना गलत है, सभी जीवों को खाना गलत है किसी और की समझ से। अब उनके क्षेत्र के हिसाब से अगर वह खा रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, लेकिन अगर उपलब्धता है तो इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें उपलब्ध है उनका सेवन करना चाहिए। और जो वर्ल्ड में पेटा कार्यकर्ता हैं, ये बीच बीच में प्रदर्शन करते हैं कुछ मतलब वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, कुछ ऐसे डोमेस्टिक पशुओं के संरक्षण के लिए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कोई संस्था अगर काम कर रही है, सिलेक्टिव होके काम ना करें। काम अच्छा कर रहे हैं, अगर वो किसी एक जीव को बचा रहे हैं तो ये, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से जीव हैं जिन्हें बचाना चाहिए, और जो नेचर का ही पार्ट है, उनके भी काटे जाने पर उतना ही दर्द होता है, उतनी तकलीफ होती है, और वही भावनाएं बाहर निकलती हैं। जो किसी डॉग को मारने पे होता है, वही एक गोट को मारने पे, बकरे को मारने पे भी वही दर्द होता है। तो वो सबके प्रति उनको ऐसी भावना रखनी चाहिए। सिलेक्टिव होके अगर आप ये कहोगे कि भाई मैं इसको बचाऊंगा, इसको नहीं बचाऊंगा, तो वो फिर कहीं आपका कोई उद्देश्य कुछ और है। जैसे अभी कुछ पिछले 3-4 महीने में देखा गया कि कुछ डॉग लवर थे, तो जैसे
स्ट्रीट डॉग उठाए जा रहे थे सरकार की तरफ से, तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिबंध किया कि भाई डॉगों को उठा लेना चाहिए क्योंकि ये काट लेते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा रेबीज फैलने का खतरा होता है। तो इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, जीवों की का जो रक्षण है ना, वो किसी भी जीव को रक्षण का अधिकार है, और हम मनुष्य हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम हर जीव को सुरक्षा प्रदान करें और उसको इस भावना में लेके जाएं। लेकिन सिर्फ के डॉग को बचाया जाएगा, ये तरीका गलत है। आपको अपने अपने क्षेत्र में सब अगर बचाएं, आप दूसरे क्षेत्र में जाके किसी को डॉग फीडिंग करेंगे तो आप उस क्षेत्र के लोगों को इतना जागरूक कर दें कि वो अपने क्षेत्र के जितने भी डॉग हैं उसको वो भोजन की व्यवस्था उसकी वह लोग करें, है ना। आप जब बाहर से आके किसी दूसरे क्षेत्र में डॉग को फीडिंग करा रहे हैं तो वह जो है समस्या का कारण बन जाता है। तो उस समस्या के कारण ही ये हो रहा है। और जैसे मान लीजिए कि अगर आप डॉग को बचाने के लिए बात कर रहे हैं कि भाई आपने डॉग को बचा लिया, कि हम कुत्तों को बचा रहे हैं, लेकिन वहीं कसाई की दुकान पे जब बकरे को काटने के बाद उसकी आंतड़ियां निकाल कर और एक हुक में फंसा के उसके दो पैरों को उल्टा टांग के रख दिया जाता है और उसकी गर्दन को सामने सजा के रख दिया जाता है, तो यही लोग जाके ये भी नहीं कह सकते कि आप इस पे पर्दा डाल लो। जैसे आपका मानना है कि जिस हिसाब से हमारा परिवेश बदल रहा है, हम पूंजीवादी होते जा रहे हैं, साम्यवादी से पूंजीवादी होते जा रहे हैं और वैश्विक चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। पहले मैं देखता था कि किसी के भी आप घर जा रहे हैं तो बाहर बोर्ड लगता था कि पधारें, स्वागत है आपका। आज के समय में ज़्यादातर मैं बहुत ऐसे लोगों के घर पे गया हूँ जो काफ़ी रिचेस्ट है और उनके घर के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ द डॉग। क्या ये सही है कि मतलब क्या है कि क्या वो उस घर में कि कुत्तों से सावधान पहले से चेतावनी दे देते हैं कि आप घर पे ना घुसे? अब वो किस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो जीव कुत्ता है वो, या जो उस अंदरूनी जो उसमें घर में रह रहा है उस व्यक्ति के अंदर जो कुत्ता है वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने वो क्लियरिफिकेशन नहीं देते उस बोर्ड पे। एक्चुअल में जो व्यक्ति है वही चाहता है ही नहीं है कि मेरे नज़दीक कोई आए। माइक्रो फैमिली का जो सिस्टम है ना, ये बहुत छोटा है। पहले समाज में कभी भी ऐसी व्यवस्थाएं रही नहीं है, चाहे वो शहरी समाज हो या ग्रामीण समाज हो। अच्छा, पहले लोग घर घर में गाय पालते थे और गौ पालन का एक संचलन चला हुआ था कि लोग गौ को मतलब ये मानते थे कि देवी देवता के रूप में मानते थे कि जहाँ पे गौ का विराजमान होता है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ नहीं होती या कुछ ऐसी चीज़ें नेगेटिव एनर्जियाँ नहीं होती। पर आज के समय में देखा जाता है कि ज़्यादातर डॉग पाले जाते हैं, बिल्ली पाली जाती है, कुछ और जानवर पाले जा रहे हैं। शौकीन तो बहुत सारी चीज़ें पाल रहे हैं जो कि अवैध है। जीव जो है ना, देखिए पहले तो व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। अब एक आदमी जो 13-14 फ्लोर पे रह रहा है, उसमें खुद के पास रहने के लिए उसको जगह नहीं है, 2 कमरे 4 कमरे का घर है, वो कैसे गाय पाल पाएगा? गाय जैसे जीव को पालने के लिए अगर उसका गोबर ही सेव करना पड़ जाए तो उसके पास इतनी भी जगह नहीं है। गाँव में व्यवस्था, शहरों में ऐसी व्यवस्था थी कि मकान खुले हुआ करते थे, वो पालता था उनको, सबको, जीवों को। आजकल वो माँ बाप को नहीं पाल पा रहा है। आज के समय तो साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि माइक्रो गाय भी आ गई है, छोटी छोटी, वो भी तो पाल सकते हैं। ये तो अगर देखो हम सनातन पे जाएं तो हमने बचपन में ऐसी कहावत सुनी थी कि चने का जो झाड़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा कि आदमी सीढ़ी लगा के चढ़ सकेगा, और गाय बहुत छोटी हो जाएगी, मनुष्य की हाइट 4 फुट के आसपास हो जाएगी। तो 4 फुट के आसपास तो मनुष्य शायद पहुंच ही चुका है अभी। और नॉर्मल लाइफ में भी आप किसी भी स्टोर में चले जाएं तो 5 फुट के एवरेज आदमी के लिए ही ये सब व्यवस्थाएं जितनी भी आपको सब जगह मिलेंगी वो वही है। तो ये तो सब नेचर के साथ होता ही है, खिलवाड़ होता ही रहेगा। जैसे हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि दिल्ली में चांदनी चौक, दरियागंज में कुछ घोड़ा गाड़ी चलते थे और बड़ा अच्छा लगता था कि घोड़े की सवारी करना, घोड़े गाड़ी की सवारी करना। जिस हिसाब से देखा जाता है आज रोडों पे बैटरी रिक्शा इतने ज़्यादा हो गए हैं और घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी दिखती नहीं है। और क्या है, खाली हम उस चीज़ को एक स्केच के द्वारा हमने अपने घरों पे लगा रखा है, सजा रखा है घरों की दीवार पे। तो हमारे बच्चे पूछते हैं कि पिताजी या भैया जी, ये जो पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, कुछ ऐसा बल्लक काट हुआ करता था या घोड़ा गाड़ी होते थे या खच्चर हुआ करते थे, ऐसा क्या है कि अब कुछ ही जगह सीमित है जहाँ वैष्णो देवी वगैरह, और आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि वैष्णो देवी वगैरह
में भी जिस हिसाब से रोपवे वगैरह बन जाने के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। देखो, आपको एक तरफ तो प्राणियों की रक्षा के लिए बात की जा रही है कि भाई प्राणियों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, और जो आपका जुड़ाव उस सर्वाइवल के लिए आप उनका यूज कर सकते हैं। घोड़ों का बंद हो चुका है, बैलों का बंद हो चुका है, और शहर में तो ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उससे ज्यादा पोल्यूशन करने के लिए अभी आपके पास जो और गाड़ियां, जो विकल्प है, ये शहरीकरण में या व्यापारीकरण के कारण ही ये सब है कि गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो है आप ज्यादा से ज्यादा नौकर बना सकें, लोगों को नौकरियां दे सकें। ये व्यवस्था सिर्फ उसी के पूंजीपतियों के द्वारा ही की जा रही है। और पूंजीपति पहले भी व्यापार किए जाते थे, ऐसा नहीं है कि पहले व्यापार नहीं होते थे, लेकिन आविष्कार और व्यापार जो है वह समाज और नेचर को देख के किए जा रहे थे। अब बिना समाज को भी एक तरफ रख दिया गया है, एक ताक पे रख दिया गया है, और नेचर को भी एक ताक पे रख के ही आविष्कार हो रहे हैं। भारत में आपने कई लोगों से सुना होगा कि वे प्लेन बनाने की विधि हमारे पास थी, जैसे रामायण में पुष्पक विमान का आपको जिक्र मिलता है, लेकिन उन लोगों ने फिर इतने विमान बनाए क्यों नहीं? क्योंकि ये उस टर्बुलेंस को चाहते ही नहीं थे कि भी नेचर में वो सब चीजें आए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये भी पता था कि इनके जो विनाशकारी परिणाम हैं वो क्या होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने इसको कभी भी उद्गत किया ही नहीं, उन्होंने इसको आने ही नहीं दिया समाज में इस तरीके से। और आप ये देखिए कि आज से जब आप ये सुनेंगे कि आपके दादाजी या परदादाजी की जो शारीरिक ताकतें थी, जो मेहनत वो कर सकते थे, मैं को आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज से 500 साल पहले युद्ध आमने सामने हुआ करते थे, दो सेनाएं आती थी, और सुबह जो शंखनाद के साथ युद्ध शुरू होता था और सूर्य ढलने तक वो चलता था। या तो सेनाएं आपस में कंप्रोमाइज कर जाएं, या फिर आप सेना जब तक सूरज नहीं ढल जाएगा, अंधेरा नहीं होगा, तब तक वो युद्ध चला के बाद ही स्थगन हो जाता था। आज आप मुझे कोई भी ऐसा गेम या फाइटर, आप UFC एक फाइट चलती है ना, बॉक्सिंग है, हाँ, UFC है, बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, वहां सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के राउंड होते हैं, मैक्सिमम 4 मिनट का राउंड होता है। और उस 4 मिनट के 4 राउंड के बाद वो खिलाड़ी खुद उठाकर गिलास से पानी पीने की सिचुएशन में भी नहीं रहता, उसकी ये सिचुएशन हो चुकी होती है। तो जो आदमी 12 घंटे 8 घंटे लगातार लड़ने की ताकत रखता था, ऐसी ताकत उनके पास होती थी, आज वो 2-4 मिनट पे आ गए हैं। 12 मिनट भी लगातार नहीं लड़ सकते, उसके लिए भी उसको 4-4 मिनट के गैप चाहिए होते हैं। तो ये जो फिजिकल डेफिशिएंसी आती जा रही है शरीर में, जो कमजोरी आती जा रही है, उसका सबसे बड़ा यह है ना कि मनुष्य को काम मत करने दो। जैसे जैसे वो काम करना बंद हो, जनरेशन बाय जनरेशन उसकी शारीरिक क्षमताएं घटती चली जाएंगी, वो मशीनों पे ही आधारित हो जाए। इसीलिए ये सब चीजें हटाई। जब आप एक जीव के साथ रहते हैं, घोड़ा है, बैल है, गाय है, इसके साथ आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। फिजिकल वर्क आप करेंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इससे हट जाएं, आपने बटन दबाया और दूध आ गया, आपने ऑनलाइन आपने मंगाया, दूध आपके पास आ गया, और आपको एक सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के जीव को आपने भोजन दिया, फिर उस जीव को आपने धोया, उसका दूध निकाला और आपने उस दूध को ग्रहण किया। इसमें आपकी बहुत फिजिकल एनर्जी लगती है। उस फिजिकल एनर्जी को हटाकर काटकर बस एक बटन दबाया, दूध लिया, तो वह दूध आपके शरीर में कहाँ लग रहा है ये आपको भी नहीं पता। मेट्रोपॉलिटन सिटी से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या है कि ज्यादा जीते हैं। देखिए, आप कौन से गांव की बात कर रहे हैं? मुझे तो आजकल गांव ढूंढने पड़ते हैं, सर्च करने पड़ेंगे कि मतलब आपके कहने का मतलब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि शहरीकरण हो चुका है गाँवों का। आप गाँव में आपको कच्चा मकान मुझे नहीं लगता शायद किसी का मिलेगा, और उसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई गाँव में ये नहीं, लेकिन आज गाँव का व्यक्ति जो खुद से एक गाय रख सकता है, एक भैंस रख सकता है, वह भी थैली का दूध पी रहा है, गैस पे ही खाना बन रहा है, जो शहरों की मजबूरी है। लेकिन उनके लिए वो मजबूरी नहीं है, लेकिन उनके लिए वो शौक हो गया है। तो एक गांव का आदमी भी एसी में ही रहना चाहता है, वो भी नहीं चाहता कि भाई मैं नेचुरल तरीके से अपने शरीर को इतनी हीलिंग दूं कि भाई मैं गर्मी भी झेल सकूं, मैं सर्दी भी झेल सकूं, बारिश भी झेल सकूं। वो नहीं हो सकता। अच्छा, जिस हिसाब से समय के साथ साथ भोजन का पृथक्करण हुआ है, और भोजन के पहले हम लोग गुड़ खाया करते थे, या मतलब जो शहद होता है ना, चाय वगैरह तो चलती नहीं थी, दूध में शहद डाल दिया करते थे। अब उसकी जगह शुगर ने ले लिया, और उसके एवज में भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। तो ये चीजें कहाँ हद तक सही है? देखिए, शुगर आने का कारण भी वही है कि आप
आपको आपने हरित क्रांति का जो नाम सुना होगा। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले एक गांव में नमक एक ऐसी चीज होती थी जो बाहर से आता था सिर्फ, उसके सिवाय वो अपनी दाल बनाते थे, अपने मसाले सबके होते थे, अपनी सारी सब्जियां मैक्सिमम जो थी वो अपने पास करते थे जो उनके रिच खाने के लिए यूज होती थी। और तेल वो अपना सरसों क्षेत्र वाइज था, भाई कहीं सरसों है, कहीं नारियल है, कहीं मूंगफली है, तो इस तरीके से तेल होता था, उसी तेल का यूज करते थे। तो ये सब चीजें जो हैं ये शहरीकरण की ही देन है। आप जब इसमें आके और कमर्शियल जब जुड़ गया है इसके अंदर और कमर्शियल लेवल पे सब चीज़ें, तो शुगर भी उसी की है भाई। अंग्रेजियत आने के बाद 1800 के बाद ये सब चीनी वगैरह और ये सब है, और चीनी पहले फ्री में बटी है हिंदुस्तान में सबको, क्योंकि गुड़ से हटाना है तो उनको कोई ऐसी चीज विकल्प दिया जाता है। आज चीनी खाने वाले को जब आप गुड़ दो तो उसको बहुत टेस्टी लगता है, तो उस टाइम जब गुड़ खाने वाले को चीनी मिल रही थी तो उसको बड़ा मजा आ रहा था कि तो दिखने में भी अच्छी है। अंग्रेजों के आने के बाद एक ये चीज रहा कि हिंदुस्तानियों में ना सफेद रंग को लेके बहुत ज्यादा हमारे अंदर होगी कि आदमी आपको चिक्कट काला होगा, लेकिन उसको जब वाइफ के लिए वो जाएगा कि मुझे बीवी चाहिए तो वो देखेगा एकदम गोरी होनी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग एक काले शिवलिंग पे जल चढ़ाती है और उनका मानना ये होता है कि एक सुंदर पति मिले और गोरा मिले। हाँ, और ये वो समझ नहीं रहे कि भाई मेरा क्षेत्र कैसा है और मैं किस क्षेत्र से हूँ। ठीक है, ये हमारे साथ हमारे जो प्रशांत चावड़ी जी थे, इन्होंने गौ संरक्षण के बारे में, पशु प्रेम के बारे में बताया और किस प्रकार समय के साथ साथ भौतिकतावाद चीजों को हमने अपनाते अपनाते वो सारी संस्कृतियां, वो सब बताया, हम खोते जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को एआई टेक्नोलॉजी के बारे में तो अवगत करवाते हैं, साथ में उन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं जिन चीजों की हमें वाकई में जरूरत है। अब अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।